Given below are the balance sheets as at 31st March 2011 and 31st March 2012. An additional information of Manmohan Limited, you are required to prepare statement showing the cash flow during 2011-12 of a company for the same. याद रखना आपको हमेशा 2 ईयर की बैलेंस शीट दी होगी, तो आपको यहाँ पे 2 ईयर की बैलेंस शीट दी है, एक 2011 की दी है और एक 2012 की बैलेंस शीट आपको दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है उसमें? इक्विटी, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, इसका मतलब ये है कि जो असेट साइड में तुम्हारे फिक्स्ड असेट्स हैं, दे आर शोन एट कॉस्ट प्राइस। बराबर है? अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में नहीं दिया होता, इट मींस योर फिक्स्ड असेट्स आर शोन एट विच प्राइस? रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू प्राइस। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, मींस फिक्स्ड असेट्स आर शोन एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट, 31 मार्च 11 में 1 लाख, 12 में 0। स्टॉक 3 लाख, 2 लाख, डेटर्स, बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। फर्दर इंफॉर्मेशन, the company has sold off all the investments for rupees 6 lakhs in the beginning of the year and has credited the profit to the capital reserve account. ठीक है, ये कंपनी ने, आप देख सकते हो 5 लाख के फिक्स असेट्स थे 31 मार्च 2011 में, वो सारे के सारे बेच दिए 6 लाख रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 कितने लाख का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख कितने का? 1 लाख। गलत, आंसर इज 2 lakhs। बेटा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, सामने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन तो देखो। तो एक्चुअली में वो जो फिक्स असेट है वो 5 लाख माइनस 1 लाख, એટલે 4 लाख के फिक्स असेट्स आपने 6 में बेचे, आपका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, ध्यान रखो। ओके, द कंपनी हैज गिवन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर फ्रॉम कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बोलो कंपनी ने कितना बोनस दिया होगा? अमाउंट नहीं दी है, लेकिन आप अमाउंट ढूंढ सकते हो। कंपनी ने कितने का बोनस दिया होगा? कंपनी ने कितने का बोनस? हाँ, 3 लाख एंड 4 लाख। वेरी गुड, 3 लाख का। 3 लाख कैसे? आप देखो, तुम्हारे 31 मार्च 11 में इक्विटी है 1 लाख और 31 मार्च 12 में इक्विटी है 4 लाख, मतलब एक साल में तुम्हारा इक्विटी 3 लाख बढ़ा। इसका मतलब ये है कि आपने 3 लाख रुपए का बोनस दिया फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। ठीक है। द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर 1,20,000। देखो इसीलिए 31 मार्च 11, अब मैं ओपनिंग क्लोजिंग बोलूंगा, 11 यानी ओपनिंग, 12 मतलब क्लोजिंग। आप देख सकते हो ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग डैश है, क्योंकि हमने सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए ड्यूरिंग द ईयर। It has provided rupees 5 lakh for income tax for the year 11 and 11-12, मतलब करंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 5 लाख देना है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 कंपनी हैज पेड रुपीज 1 lakh on account of the interim dividend. अच्छा, who will tell me what will be the entry for income tax provision? इनकम टैक्स प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? What will be the entry for income tax provision? बोलो। Yes. What will the entry for income tax provision? Come on, beta, fast. Inflow of cash.
What I'm asking is what will be the entry for the taxation provision of rupees 5 lakhs? उसकी एंट्री क्या होगी? Profit and loss account debited to provision for income tax. Same way, during the year 11-12, the company has paid 1 lakh on account of interim dividend. Interim dividend मतलब the dividend which is paid in between two financial years. मतलब बीच में जब कंपनी डिविडेंड देती है तो उसे हम लोग इंटरिम डिविडेंड कहते हैं. इसकी एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट. देखो एक बात का खास ध्यान रखना, ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से, अगर आपको एंट्रीज आती हैं अच्छे से तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट of Manmohan Limited. ठीक है, फॉर 2011-12 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. ठीक है, अपन जो कैश फ्लो बनाते हैं ना वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 याद रखना. ठीक है, अब मैं कैश फ्लो का पहले जो फॉर्मेट है वो बना देता हूँ. ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्मेट है, मैंने आपको बताया हुआ है. सो यहाँ पे आएगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स. देखो हो सके ना तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा एक पेज में बना देने का, समझे? बराबर. तो ये बन गया पहला अमाउंट का कॉलम और ये दूसरा अमाउंट का कॉलम. दो कॉलम बनेंगे ना अमाउंट के. देखो चैप्टर बहुत इजी है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, लेकिन आपको जर्नल एंट्रीज आनी बहुत ज़रूरी है. अगर आपको जर्नल एंट्रीज में दिक्कत होती है ना तो आई एम सॉरी, ये चैप्टर आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही जर्नल एंट्री बेस्ड है. इसलिए बोलते हैं ना 11th जो होता है वो तुम्हारा अकाउंट का फुल बेस है. चलिए, सो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पर्टिकुलर्स. अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस. सबसे पहले ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. बेटा उसके अंदर सबसे पहला है नंबर 1 नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये मैं आपको बनाना सिखाता हूँ. सेकंड है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. उसके अंदर प्लस करना है. क्या प्लस करना है? Increase in liabilities and decrease in assets. करंट एसेट्स बेटा, Current asset. ये ध्यान रखना. ओके, सो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस करना है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस करना है और माइनस करना है एनी इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वाइस वर्सा इन शॉर्ट बेटा. और तीसरा है तुम्हारा माइनस इनकम टैक्स पेड.
ठीक है। सो ये तुम्हारा टोटल मिल जाएगा ए का। इतना करने के बाद यहां पे जो भी आप टोटल लिखोगे, this will be the total of A, that is cash flow from which activity? Operating activity. फिर हम लेंगे B। बोलो भाई B में क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? Investing activity. वेरी गुड। सो बी आएगा तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। फिक्स असेट्स परचेज करना, सेल करना, ये सब बी में आएगा, बराबर। फिर कुछ देर बाद हमें एक टोटल मिलेगा, ठीक है। जैसे ये मिला टोटल ऑफ ए, ऐसे ही मुझे मिलेगा टोटल ऑफ बी। ठीक है। बी के टोटल के बाद बारी आती है सी की। बोले बेटा, व्हाट इज सी? Cash flow from financial activity. Very good. So now comes C. Cash flow from financing activity. ठीक है बेटा। अब यहां पे हमें मिलेगा टोटल ऑफ सी। फिर हमें क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का टोटल, बराबर। उसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी का टोटल, उसके अंदर प्लस तुम्हारा ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, इन दोनों को प्लस करने से जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी माय क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस। बस इस तरह से आपको पूरा सम करना है, ठीक है। और अब आपको बनानी है सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स मतलब एक तरह का आपका लेजर हो गया, समझो, ठीक है। जैसे हमें ये सारे लेजर्स बनाने हैं। लेट मी डिवाइड द होल पेज इन 2 पार्ट्स। ये सारे लेजर बनेंगे एक्सेप्ट करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, क्योंकि उसका इंक्रीज डिक्रीज हम लोग ऊपर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और सबका आपको ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेना है बेटा, ये भी ध्यान रखना। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसमें अकाउंट बनाने में बहुत टाइम जाता है, बाकी तो इतना कोई वक्त लगता नहीं है, और एंट्रीज करने में। आपकी जर्नल एंट्रीज बहुत पावरफुल होनी चाहिए इसके लिए। सी आई विल शो यू नाउ। चलो, पहले है ना एक बात याद रखने की, जो भी तुम्हारी बैलेंस शीट में चीज़ें हैं ना, पहले उसको हर जगह ट्रांसफर कर दो। जैसे सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सबसे पहले बनेगा अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। सो ये बात तो सबको पता ही होगी, ये डेबिट होता है और ये साइड क्रेडिट होता है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। सो बाय ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियसली इसका डेबिट साइड आएगा। सो 2 क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। ऐसे आपको हर एक के अकाउंट जो हैं वो बनाते जाने हैं। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट कौन सा है? कैपिटल रिजर्व। बोलो उसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। ओके, क्लोजिंग बैलेंस नील है,
इसका मतलब पूरा आपने ने यूज कर लिया। ठीक है, आफ्टर कैपिटल रिजर्व हाँ जी, आफ्टर कैपिटल रिजर्व द नेक्स्ट अकाउंट इज जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व अकाउंट बाय ओपनिंग बैलेंस कितना है जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस? 3 लाख। 3 lakh. टू क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। ओके, नेक्स्ट इज डिबेंचर्स। सो 15% डिबेंचर बाय ओपनिंग बैलेंस 1 लाख एंड टू क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। बोलो, आफ्टर डिबेंचर व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम इन बैलेंस शीट लायबिलिटीज? Creditors. ओके, दिस इज करंट लायबिलिटी बेटा। सो ऊपर जाएंगे हम लोग हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हाँ जी, क्या है बोलो? क्रेडिटर्स 1 लाख था, 4 लाख हुआ। सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, सो प्लस होगा यहाँ पे। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 1 लाख से 4 लाख हुआ। सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स है 3 लाख। यस और नो? बिल्स पेएबल 1 लाख का 4 लाख हुआ तो वो भी इंक्रीज हुआ। सो इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, बोलो कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 1 लाख से 3 लाख हुआ यानी 2 लाख बढ़ा। यस और नो? Yes, sir. ओके, उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बाय ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 1 लाख और टू क्लोजिंग कितना है? 5 lakh. 5 lakhs। Sir, opening 2 lakh है. Oh yeah, sorry, opening is 2 lakh, I'm sorry। फिर आगे बढ़े। ये सम बहुत बड़े होते हैं क्योंकि इसमें क्या है, हमें अकाउंट्स पे अकाउंट्स बनाते ही जाने हैं हमें। ठीक है, और जो डिफरेंस है वो हमें ढूंढना होता है हर एक अकाउंट का। हाँ जी, उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको 1 लाख दिया है और सामने की साइड देखो असेट में आपको बैंक बैलेंस दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ओपनिंग बैंक बैलेंस है वो है -1 लाख रुपीस, है ना। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है बेटा वो आपको दिया हुआ है 10 लाख रुपीस पॉजिटिव। मतलब ये मेरा आंसर आना चाहिए। इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? मेरा 11 लाख होना चाहिए। तो अगर मेरा A प्लस बी, मतलब आपको आंसर पहले से पता है कि A प्लस बी प्लस सी 11 लाख होगा, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग माइनस, तो तुम्हारा 10 लाख का क्लोजिंग, इस तरह से तुम्हारा आंसर आएगा। सो बिफोर हैंड यू नो द आंसर। कैश फ्लो का एक सबसे बेस्ट बात क्या है पता है? कि यू नो द आंसर कि यही आने वाला है। आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस देखो सामने की साइड पे, एसेट में देखो 10 लाख है। Sir, आप और ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब वो नेगेटिव बैलेंस हुआ। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे आप? सर आपने इधर 11 लाख कैसे लिया? 11 लाख कैसे आया?
है 11 लाख कैसे ऐसे पूछ रहे हो बेटा? हाँ सर। ये 10 लाख आना चाहिए ये बाजू, और ये माइनस 1 लाख है, तो ए प्लस बी प्लस सी 11 लाख ही हुआ ना। कैसे? 10 लाख माइनस माइनस 1 लाख, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस बी प्लस सी 11 लाख होगा, तो ही 11 माइनस 1 10 होगा ना। हाँ सर। ओके हाँ जी, तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अच्छा देखो बेटा, मैंने मेरी सारी लायबिलिटीज अकाउंट बना दिया, करंट लायबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज में लिख दिया, और ओपनिंग बैंक बैलेंस जो था ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में वो भी लिख लिया। अब बारी असेट्स की, तो हम लोग असेट्स पे जाएंगे। हाँ बेटा बोलो। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रह गया। नहीं रहा बेटा, मैं बताता हूँ तेरे को, मैं बताता हूँ 2 मिनट। मैंने पहले बोल दिया, वापस बोल रहा हूँ। फिक्स असेट अकाउंट जब हम बनाएंगे, सो बोलो फिक्स्ड असेट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 lakhs. 5 गलत lakh. गलत 4 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? सर डेप्रिसिएशन का अलग से उसी में फिक्स्ड एसेट्स में नहीं डालेंगे एंट्री? कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत लंबा पड़ता है, ये शॉर्टकट मेथड है। सी एक बात समझ लो, हम लोग हमेशा वी शो फिक्स असेट एट WDV, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अपने को डेप्रिसिएशन माइनस करके ही चलने का, उसका अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ इनके हिसाब से शायद हमारा आंसर मैच नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया है, कुछ सम में प्रोविजन फॉर डेप फिक्स असेट में से माइनस करके बताया है, कुछ सम में इन्होंने प्रोविजन फॉर डेप का अलग से अकाउंट बना के दिखाया है। देखो बेटा वो हमारे ऊपर है, हमें क्या करना है, बराबर है। मैं तो फिक्स असेट्स WDV मेथड से ही कैलकुलेट करवाता हूँ, बिकॉज वो इजी पड़ता है समझने में भी और करने में भी, उसमें हमारा एक अकाउंट तो बच जाता है एटलीस्ट। समझे बेटा? सर हाँ बोलो। सर सर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड नहीं आएगा इसमें? हाँ क्या? ओपनिंग बैलेंस सर डेबिट डेबिट साइड आता है साइड ना आएगा फिक्स ना असेट का। ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? ओपनिंग डेबिट बैलेंस साइड डेबिट आएगा साइड ना? आएगा। सर असेट में असेट से निकले। सॉरी 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 सॉरी, वो क्या है कि लायबिलिटीज करके वो भी साइड ही आ गया। अच्छा हुआ ध्यान गया आपका, हाँ, वरना तो पूरा सम गलत हो जाता। सॉरी, टू ओपनिंग बैलेंस, अब डेबिट साइड आएगा ना 4 लाख बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना है 8 लाख, बराबर ना 11 में से। तो मैं ये कह रहा था, अगर आप यहाँ पे कॉस्ट में दिखाते हो तो आपको प्रोविजन फॉर डेप का अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, वरना चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बोलो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस नील। ठीक है, चलिए इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट इज स्टॉक। ना बेटा, स्टॉक इज अ करंट असेट। तो स्टॉक बढ़ा है कि घटा है? 3 लाख से 2 लाख हुआ, कम हुआ, डिक्रीज इन डिक्रीज करंट इन एसेट। करंट असेट, तो डिक्रीज इन स्टॉक इज 1 लाख। फिर डेटर्स 2 लाख से 3 लाख हुए, सो इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन डेटर्स माइनस 1 लाख। ओके, बैंक बैलेंस तो हमने ऑलरेडी 10 लाख बता दिया है। ठीक है, ये 10 लाख मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। सो अब मैं बनाने जा रहा हूँ मेरा लास्ट अकाउंट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और उसका लॉस है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा। कितना होगा ओपनिंग बैलेंस? 1 लाख।
बैलेंस नहीं। Kindly mute please. Jigna Prajapati want to say something? Jigna. ओके और अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जर्नल एंट्रीज। देखो जर्नल एंट्रीज लिखने से एक फायदा ये होता है कि आपको जो लेजर बनाया है आपने वो आप इजीली उसमें पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है तुम्हारा कैश फ्लो का स्टार्टिंग का वर्किंग पार्ट। इतनी चीजें हमें करनी है बेटा। बोलो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो फटाफट, में आगे बढ़ूं। एनीबडी वांट्स टू आस्क? सो इसमें मैंने क्या किया, फिक्स असेट्स आई हैव शोन एट WDV मेथड एंड नॉट एज पर कॉस्ट। सर ये अपने क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख कहाँ से लिया है? ये रहा ना, बैलेंस शीट में दिया है बेटा। बैंक बैलेंस 10 लाख देख, 31 मार्च 2012 में देख, बैंक बैलेंस 10 लाख। ओके सर। और ओपनिंग बैलेंस देख, सामने की साइड है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट में है, मतलब नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस हुआ ना, है? यस हाँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। बेटा अब सबसे पहले है ना आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन शुरू करने की, आपको वन बाय वन उसकी एंट्रीज पास करते जाने की। चलो पहली एंट्री, पहली एडजस्टमेंट की एंट्री, कंपनी हैज सोल्ड ऑफ ऑल द फिक्स्ड असेट्स फॉर ₹6 lakhs in the beginning of the year and has credited the profit to capital reserve account. So bolo, what was the opening balance of fixed asset? lakh. Very good, 4 lakh। 4 lakh के असेट हमने 6 lakhs में बेचे, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड 6 lakhs टू फिक्स्ड असेट्स 4 lakhs, और जो प्रॉफिट है वो हमने ट्रांसफर किया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो चलो फिर बोलो, एसेट बेचा। अब एक बात याद रखना, अब है ना आपको इन तीनों की पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मतलब तुम्हारा कैश फ्लो में जाएगा। बोलो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। वेरी गुड, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बराबर है। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं जा रहा हूं और उसमें सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स लिखने जा रहा हूं। सो कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। बोलो कितने का बेचा आपने ने? 6 लाख रुपए का। सो 6 लाख रुपए आए। उसके बाद टू फिक्स असेट्स, सो टू फिक्स असेट्स मतलब यहां पे आएगा बाय बैंक, कितने का? 4 लाख का। एंड टू कैपिटल रिजर्व, सो टू कैपिटल रिजर्व मतलब बाय बैंक 2 lakhs। इसको पोस्टिंग करना कहते हैं। पोस्टिंग करने आती है ना, लेजर पोस्टिंग, खतवणी। तो मैंने Yes, बैंक sir. में ये मैं ले गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये मैंने 4 लाख क्रेडिट किया फिक्स असेट्स में, और ये 2 लाख मैंने क्रेडिट किया कैपिटल रिजर्व में। सो माय फर्स्ट एंट्री इज ओवर अलोंग विद पोस्टिंग। अब बारी सेकंड एंट्री की। चलिए सेकंड एंट्री में क्या है, कंपनी हैज गिवन फुल्ली पेड बोनस टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर फ्रॉम कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटा इसीलिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 0 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, इधर ध्यान दो सब लोग, तुम्हारा इक्विटी ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 4 लाख है, એટલે 3 लाख का बोनस दिया है। और आप देख सकते हो सामने कैपिटल रिजर्व में भी 3 लाख का ही बैलेंस है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व हमने बोनस में यूज कर लिया। तो बोनस की एंट्री क्या होती है? जो रिजर्व यूज किया वो रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। So capital reserve account debited 3 lakhs to bonus to equity 3 लाख, और फिर बोनस टू इक्विटी अकाउंट
यस यस बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। आपने जो ऊपर के अकाउंट बनाए ना, उसमें भी ओपनिंग बैलेंस वो आपने दूसरी साइड ही लिखा है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। एक मिनट। हाँ, कौन सा ओपनिंग बैलेंस बेटा? ओपनिंग बैलेंस नहीं सर, वो ओपनिंग बैलेंस ऊपर जाओ, ऊपर के अकाउंट में बाय ओपनिंग बैलेंस आपने वो क्रेडिट साइड लिखा है। किसका किसका? किसका ओपनिंग बैलेंस मैंने क्रेडिट साइड लिखा है बेटा, बताओ ना। हेलो, देखो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ही आएगा और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, बराबर है। तो जो ये मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिबेंचर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इक्विटी शेयर, इन सब का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और ओपनिंग बैलेंस डेबिट। और जितने भी असेट्स हैं इसमें उल्टा, एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। और ये पीएनएल में ओपनिंग बैलेंस डेबिट इसीलिए है क्योंकि ये लॉस है। अब देख सकते हो आपको बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, मतलब वो लॉस हुआ, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ है। और इसका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है बेटा, समझो, देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस, मतलब ना प्रॉफिट था ना लॉस था मुझे। हाँ, तो बेटा मैं ये कह रहा था, बोनस की एंट्री, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू बोनस एंड बोनस टू इक्विटी। इन शॉर्ट ये बोनस क्या हो गया, कैंसिल। और मुझे बहुत लोग पूछते हैं सर क्या हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हो, सीधी एंट्री कर दो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी। सो कैपिटल रिजर्व में डेबिट साइड पे टू इक्विटी 3 लाख, और टू इक्विटी मतलब बाय कैपिटल रिजर्व है ना 3 लाख। अब आप मजे की बात देखो तो तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो टैली हो गया 4 लाख से, 4 लाख 4 लाख। तुम्हारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी क्लोज हो गया 3 लाख से, देख सकते हो आप लोग, 3 लाख 3 लाख। ऐसे आपको हर एक अकाउंट क्लोज करते हुए जाना है, ठीक है, बट पहले सारी जर्नल एंट्रीज कर देने की। अच्छा, इसमें देखो बेटा कहीं पे भी कैश आया गया नहीं, तो कैश आया गया नहीं मतलब कैश फ्लो अफेक्ट नहीं होगा। एक बात याद रखना, कैश फ्लो तभी अफेक्ट होगा जब बैंक डेबिट या क्रेडिट होगा। ये तो बोनस शेयर है, तो बोनस यानी मफतिया शेयर, तो मफतिया शेयर है, इसका मतलब इसमें कोई भी कैश आएगा जाएगा नहीं। चलिए अब तीसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। कंपनी हैज सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर 1,20,000। तो इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो बैलेंस शीट में 1 लाख के थे, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट 1,20 में बेचे तो 20,000 तुम्हारा प्रॉफिट। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख में 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख, और बाकी का जो 20,000 है वो तुम्हारा नफा है, प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट? नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो क्रेडिट होगा पीएनएल में। चलो अब इसकी एंट्री देंगे। चलो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बेटा बैंक अकाउंट डेबिट मतलब तुम्हारा कैश फ्लो कौन सी एक्टिविटी है ये? इन्वेस्टिंग। वेरी गुड। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और उसमें कैश फ्लो आया 1,20,000। सो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया टू इन्वेस्टमेंट। सो टू इन्वेस्टमेंट है मतलब बाय बैंक 1 लाख, और टू पीएनएल मतलब यहाँ पे आएगा बाय बैंक, किसका है ये? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना प्रॉफिट हुआ आपने को बेटा? 20,000 का। भाई आप देख सकते हो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का खाता भी 1 लाख रुपए से दोनों बाजू क्लोज हो गया, 1 लाख 1 लाख। हर अकाउंट टैली होना चाहिए। सो ये मैंने सब कुछ कर दिया।
ये मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख दिया, ये मैंने इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया और ये मैंने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। अब मेरी चौथी एंट्री, मैंने कहा ना अगर आप एंट्रीज में शेयर हो तो कैश फ्लो में आप सवा शेयर हो। चौथी एंट्री, इट हैज प्रोवाइडेड 5 लाख फॉर इनकम टैक्स। प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन किया ये हमने। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। बेटा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज अ करंट लायबिलिटी, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 5 लाख 5 लाख। तो देखो बेटा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 5 लाख। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और प्रोविजन में बाय पीएनएल, ये रहा बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन 5 लाख। बोलो सही है? किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे? Anybody wants to ask anything? All right, let us proceed further. अब तुम्हारी 5वीं एंट्री, बेटा ये मैंने पीएल में डेबिट कर दिया, ये मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने क्रेडिट कर दिया। और अब मेरी 5वीं और आखिरी एंट्री, ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 कंपनी हैज पेड 1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो इसकी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरिम डिविडेंड प्रपोज्ड 1 लाख 1 लाख, और इंटरिम डिविडेंड टू बैंक। इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 1 लाख 1 लाख। इन शॉर्ट बेटा आपका इंटरिम डिविडेंड अकाउंट क्लोज हो गया। ये देखो, तो मेरे को पूछते हैं सर के ना लिखे तो चले, ये तो वर्किंग नोट्स है ना, तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड यहाँ पे लिखने का टू बैंक इंटरिम डिविडेंड कितना 1 लाख। और बेटा इंटरिम डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है ये? फाइनेंसिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंटरिम डिविडेंड बेटा पेड है मतलब यहाँ पे लिखने का -1 लाख, ये ध्यान रखना। हाँ प्लस माइनस करते वक्त। ऑल राइट, सो आई थिंक वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब कोई एडजस्टमेंट्स बाकी नहीं है। अब बेटा एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद तुम्हारे अकाउंट्स ले लो, जो तुम्हारे ये नोट्स बनाए हैं ना वो, उसमें देखो इक्विटी क्लोज हो गया, कैपिटल रिजर्व क्लोज हो गया, अब जनरल रिजर्व क्लोज करना है। अब बेटा एक मेरे को बात बताओ, कॉमन सेंस है, ओपनिंग 3 लाख है, क्लोजिंग 4 लाख है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने ये ट्रांसफर किया होगा 1 लाख रुपए पीएनएल में से। ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया होगा, प्रोविजन किया होगा। सो बाय पीएनएल, सो पीएनएल में डेबिट साइड पे टू जनरल रिजर्व प्रोविजन कितना 1 लाख। तो तुम्हारा जनरल रिजर्व का जो अकाउंट है वो भी क्लोज हो गया 4 लाख रुपए से। 4 लाख और 4 लाख। अब बारी डिबेंचर की। बेटा डिबेंचर ओपनिंग 1 लाख था, क्लोजिंग 3 लाख है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने 2 लाख के डिबेंचर इश्यू किए होंगे। सीधी बात है, डिबेंचर इश्यू किए मतलब वो कौन सी एंट्री हुई हमारी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितने इश्यू किए बेटा? 2 लाख के। बेटा इश्यू किए मतलब पैसा आया, बराबर है, तो तुम्हारा डिबेंचर का खाता भी क्लोज हो गया। बेटा क्वेश्चन हो तो प्लीज अभी पूछ लेना, वरना टाइम खत्म हो जाएगा, फिर मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे बीच में ही टोक लो अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो ये तुम्हारा 3 लाख से क्लोज हो गया। अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बारी।
बेटा आप देख सकते हो ओपनिंग है, क्लोजिंग है और प्रोविजन है, इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो मैंने पे किया होगा। तो 5 और 2 7, 7 माइनस 5, 2 लाख रुपए का टैक्स मैंने ड्यूरिंग द ईयर पे किया होगा। टैक्स पे किया तो वो जाएगा मेरा कहाँ पे, ये रहा, -2 लाख इनकम टैक्स पेड। सो ये तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट 7 लाख से क्लोज हो गया दोनों बाजू। अला हमजन पढ़े से बता ने। यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, अब फिक्स एसेट देखो, 8 और 4 12 और ये 4 लाख इधर। सो ये मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए होंगे। सो 8 और 4 12 એટલે 8 लाख ही हुआ ना। 8 लाख का मेरा परचेज है। और बोलो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कहाँ जाएगा, कौन सी एक्टिविटी है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स? Investing. वेरी गुड। सो परचेज है, ध्यान रखना, એટલે -8 लाख। ठीक है, तो हमारा जो फिक्स एसेट्स का खाता है वो भी तुम्हारा जो खाता है वो क्लोज हो जाता है बाय दोनों बाजू 12-12 लाख। ओके, इन्वेस्टमेंट तो हमने पहले ही क्लोज कर दिया और अब बारी तुम्हारे प्रॉफिट और लॉस की। अब है ना, मैं आपको एक मैजिक बताता हूँ। आप देख सकते हो ये जो पीएनएल हमने बनाया ना, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड दो एक्टिविटी आएंगी, एक नॉन कैश और दूसरी नॉन ऑपरेटिंग। ये याद रखना, ये ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखो देखो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, बोलो ये नॉन कैश है। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जनरल रिजर्व प्रोविजन, ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। बाय बैंक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब उसमें डेबिट क्रेडिट करके यहां पे आएगा तुम्हारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का अकाउंट। सो बोलो 5 6 7 8 એટલે 8 लाख और यहाँ पे भी 8 लाख। सो डिफरेंस कितना हुआ, 7,80,000 हुआ ना। हाँ, Yes, sir. सो 7,80,000 जो है वो तुम्हारा प्रॉफिट है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पे ये रहा 7,80,000 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट है। अब हम 1 बाय 1 इन सबका टोटल करते जाएंगे। चलो एस पर 1, सो एस पर 1 इट इज 7,80,000, इसमें हमने कुछ किया ही नहीं। ओके, ये करो तो वर्किंग कैपिटल में चेंज कितना हुआ, 3 4 5 6 माइनस 1 5 लाख और ये इनकम टैक्स पेड -2 लाख। सो व्हाट इज द टोटल ऑफ ए, 7 और 5 12 12 माइनस, इट इज 10,80,000। Yes, sir. All right. So I got total of A as 10,80,000. Now make the total of B, please. इसका टोटल करो, 7,20,000 माइनस 8 लाख એટલે -80,000। हाँ sir. और ये -1 लाख प्लस 2 लाख, सो तुम्हारा डिफरेंस आया 1 लाख। सो एक मिनट जरा नीचे ले लेते हैं इसको, क्योंकि हमने नीचे लिखा हुआ है टोटल ऑफ सी इज 1 लाख। अब आप मैजिक देखो सब लोग, सी ए का टोटल है 10,80 -80 10 लाख
10 लाख प्लस 1 लाख इज 11 लाख। मैंने तो पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि जो टोटल है वो 11 लाख रुपए आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का। उसमें तुम्हारा ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस 1 लाख माइनस, सो क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, एंड हियर दिस सम इज ओवर।